हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट इसका। तो इसमें अपने देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, आप सोच रहे होंगे कि सर ये पूरा ही नहीं होने में आ रहा। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसी से फर्स्ट यूनिट है, मतलब सारी फर्स्ट यूनिट इसी की है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसमें देखो अपना आज का जो टॉपिक है वो है इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अपने इनवेरिएंस इनवेरिएंस का मतलब अब मैंने आपको बताया भी हुआ पहले वाली वीडियो में, एक बार फिर सुन लो। इनवेरिएंस होता है हिंदी में निश्चरता, मतलब होता है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होना, ठीक है, वही का वही रहना, ये इसका मतलब होता है। तो पहले अपने दो टॉपिक इससे पहले भी इनवेरिएंस वाले थे, वो एक लीनियर मोमेंटम वाला था और एक एनर्जी, मतलब रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। आज अपने जो पढ़ेंगे वो है इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति के नियम भी अपरिवर्तित रहते हैं, किसमें? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, गैलीलियन रूपांतरण में। मतलब गैलीलियन रूपांतरण में अगर एक फ्रेम में आप न्यूटन के नियम जो देखते हो, मतलब एक फ्रेम में जो न्यूटन का नियम रहेगा वही न्यूटन का नियम दूसरे फ्रेम में आपका रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो चलिए बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, लगभग 20-22 मिनट की ये वीडियो बनेगी। तो बाकी अगली वीडियो में नया टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे, या इससे रिलेटेड पहले न्यूमेरिकल कर लेंगे एक वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल की बना दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाले थे। तो इसके कई न्यूमेरिकल अपने 8-10 न्यूमेरिकल अपने करेंगे अच्छे अच्छे से, यानी जो आपकी सीबीएच की बुक में है या कहीं और से भी ढूंढ लूंगा मैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो टॉपिक है अपना न्यूटन के गति के नियमों की गैलीलियन निश्चरता, ठीक है। तो वैसे मुझे उम्मीद है, देखो आपके पास बुक या तो ये वाली होगी, ये आपकी है सीबीएच की हिंदी मीडियम की, और ये इंग्लिश मीडियम की है, ठीक है। तो इसी बुक के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी ये सीबीएच की बुक आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लैंग्वेज भी बढ़िया दी हुई है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है ये ऐसे नहीं भी कोई एक यूनिवर्सिटी के लिए बुक है, सारी यूनिवर्सिटी के लिए ही यही बुक, यानी कि अपने कह सकते हैं बढ़िया है। और राजस्थान में तो खासकर यही चलती है, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो इसमें देखो टॉपिक का जो नाम दिया हुआ है वो न्यूटन की गति के नियम दिए हुए हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेकिन सही जो नाम है वो क्या होगा? न्यूटन की गति के नियमों की गैलीलियन निश्चरता, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ से अपने स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो भी, न्यूटन के जो लॉज थे मोशन के, गति के नियम थे वो क्या थे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ को अपने किसका नियम बोल देते हैं? जड़त्व का नियम बोल देते हैं। किसका? जड़त्व का, या इसको मोमेंट, मोमेंट, ठीक है, जड़त्व। तो मोमेंट, तो जड़त्व का नियम बोल देते हैं। अब वो जड़त्व होता क्या है, मोमेंटम, मोमेंट होता क्या है? एक मोमेंटम होता है, ये मोमेंट है, ठीक है। सॉरी, मोमेंट नहीं, गलती से मैंने मोमेंट कह दिया, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मेरे वो याद रह गया, इनर्शिया, न्यूटन्स इनर्शिया लॉ, ठीक है। ये कहता है अपने को कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई वस्तु पड़ी हुई है, तो अगर वो वस्तु की दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो वस्तु हो सकती है स्थिर, स्थिर का मतलब स्टेबल हो सकती है वो वाली वस्तु जो होगी, ठीक है, और या वो वस्तु हो सकती है गतिमान, यानी कि वो क्या हो सकती है? मोशन में वस्तु हो सकती है। तो ये न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये कहता है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, और जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी, ठीक है। कब? जब इस पर क्या हो, जो लगने वाला बाह्य बल है, क्या हो? इस पर जो लगने वाला, इन वस्तु पर जो लगने वाला बाह्य बल, बाह्य बल का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ये बाह्य बल क्या हो आपका? जीरो हो, तो ये वस्तु क्या होगी? अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भी उस पर अगर अपने कोई फोर्स ना लगाएं, कोई फोर्स अप्लाई ना करें, बल ना लगाएं, तो जो वस्तु स्थिर है वो ये वहीं रुकी रहेगी। मतलब कि अगर मैं मैथमेटिकल रूप में इसे लिखना चाहूँ, गणितीय रूप में, तो अगर कोई वस्तु v बराबर जीरो है तो उसका v बराबर जीरो ही रहेगा। अगर वो v वेग से गति कर रही है, v वेलोसिटी से जा रही है, वो वाली जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, तो वो v वेलोसिटी से चलती रहेगी, ठीक है।
उस पर बाइएबल जीरो होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो फिर बॉल को एक बार लुढ़का दिया, बॉल लगातार लुढ़कनी चाहिए, लेकिन उसको रोकता कौन है? फ्रिक्शन रोकता है, घर्षण उसको रोकता है। तो ये नियम अपने को ये बताता है बाह्य बल जीरो होने पर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, v जीरो रहेगा, या जो वेलोसिटी है वो आप ऐसे कह सकते हो कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी यहाँ पर भी। ठीक है, अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको प्रूव कैसे करेंगे इस वाले रूल को? ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो ये फर्स्ट लॉ है ये कहता है कि अगर F इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, फोर्स क्या है आपका? जीरो है। ठीक है, तो अगर फोर्स जीरो है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एसेलेरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा, एसेलेरेशन जीरो होगा। और ये चीज अपने मार रहे हैं एस फ्रेम में। क्या है? एस फ्रेम में मार रही है। तो आपको पता है कि जो गलीलियन आपका गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है या गलीलियन इनवेरिएंस है, वो अपने को ये कहता है कि अगर F जीरो है तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी फोर्स के लिए, F वेक्टर इज इक्वल टू F डैश वेक्टर। ठीक है, ये क्या है? फोर्स की इनवेरिएंस है, ये गलीलियन इनवेरिएंस ऑफ फोर्स है ये, यानी बल की गलीलियन निश्चितता, जो बल वाला टॉपिक आपको 4 नंबर टॉपिक करवाया था। ठीक है, डी नंबर, तो उसमें मैंने ये करवाया था आपको कि F इज इक्वल टू F डैश रहता है। ये अपने क्या कर चुके हैं? प्रूव कर चुके हैं, मतलब ये चीज अपने को गिवन है, यहाँ पर अपने ऑलरेडी इसको निकाल चुके हैं। तो अगर F जीरो है तो आपका F डैश भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब A डैश भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो A डैश जीरो है। देखो A जीरो है तो A को मैं लिख सकता हूँ डी वी वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो v वेक्टर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि v वेक्टर की वैल्यू या तो जीरो आएगी और या फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक कांस्टेंट आएगी, क्योंकि अगर जीरो का आप इंटीग्रेशन करोगे, सॉरी dv अपॉन dt, अगर v जीरो है फिर भी ये जीरो आएगा इसका डिफरेंशिएशन, और अगर v यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट मतलब 4 5 6 8 10 कुछ भी है तो उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होता है। तो v की वैल्यू जीरो या कांस्टेंट। बिल्कुल इसी तरीके से ये तो अपने वैल्यू निकाली है, ये एस फ्रेम के लिए है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं एस डैश फ्रेम के लिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखूं तो ये क्या आ जाएगी? ए जीरो है तो इसका मतलब डी वी डैश वैक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वी डैश वैक्टर भी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? जीरो, या फिर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, v डैश की वैल्यू भी जीरो और कांस्टेंट। तो इसका मतलब दोनों में जो v डैश की वैल्यू जीरो या कांस्टेंट आ रही है, और यही अपने को न्यूटन का नियम कहता है। तो इसका मतलब न्यूटन का नियम s एंड s डैश दोनों में क्या है? वैलिड है, और सेम लग रहा है, बिल्कुल वैलिड भी है और सेम भी रह रहा है, कि जो रिजल्ट अपने को s फ्रेम के लिए निकल रहा है वही रिजल्ट अपना s डैश फ्रेम के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? इनवेरिएंट रहता है, इनवेरिएंस रहता है किसमें? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब चेंज नहीं होता न्यूटन का फर्स्ट नियम। अगर मान लो एस फ्रेम से कोई देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को और वही एस डैश फ्रेम से भी देख रहा है, तो जो न्यूटन का नियम एस फ्रेम में लग रहा है वही आपका एस डैश फ्रेम में भी लगेगा। समझ आई इतनी बात? तो थोड़ा सा बुक से मैं थोड़ा डिफरेंट करा रहा हूँ ये वाला, वैसे तो बुक के हिसाब से करवा रहा हूँ। बुक में आप देखना इसके हिंदी मीडियम वाले तो 2-3 पेज भर रखे हैं इसके, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों में थोड़ा सा दिया हुआ है। तो मैं दोनों को मिक्स करके और जो निचोड़ निकलता है मतलब, ठीक है, वो आपको करवा रहा हूँ मैं। तो अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ अपने को क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ अपने को कहता है कि जो एफ वेक्टर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स होता है, वो उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के क्या होता है? वो प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर वैसे तो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल हटाने पर यहाँ पर के आता है और इस के की वैल्यू अपने 1 मान लेते हैं। तो अपने पास लास्ट में रिजल्ट यही आता है कि एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी होता है। ठीक है, तो ये तो अपने एस फ्रेम में बात कर रहे हैं। कौन से फ्रेम में है ये? एस फ्रेम में। अगर इसी रिजल्ट को मैं एस डैश फ्रेम में लिखूं तो ये क्या है? दूसरा नियम वैलिड कब होगा? जब आपका एफ डैश इज इक्वल टू डी पी डैश वैक्टर अपॉन में डी टी हो, तब अपने कहेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ है वो पहले फ्रेम में भी वैलिड है और दूसरे में भी वैलिड है। तो अब आपको एक चीज पता है यहां पर कि बाय गैलीलियन
इनवेरियंस ऑफ फोर्स। वैसे ये एक ही चीज लगेगी हर एक में ही, चाहे फर्स्ट लॉ है, चाहे सेकंड लॉ है, चाहे थर्ड लॉ है। बाय गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ फोर्स, बल की गैलीलियन निश्चरता से। तभी मैं यहां पर लिख रहा हूं बल की गैलीलियन निश्चरता से, गैलीलियन निश्चरता से। अब ये बल की गैलीलियन निश्चरता अपने को क्या कहती है, बल का जो इनवेरियंस ऑफ फोर्स है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर पहले फ्रेम में लगने वाला फोर्स एफ वेक्टर है और दूसरे फ्रेम में लगने वाला फोर्स एफ डैश वेक्टर है, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ये अपने पढ़ी हुई है इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब कि अपने पास यहाँ पर जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा कि जो अपना डी पी वेक्टर है अपॉन डी टी है, वो डी पी डैश और अपॉन में डी टी के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। मतलब ये एफ डैश डी पी अपॉन डी टी और डी पी डैश अपॉन डी डैश सॉरी डी टी, ये सारे क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल है यहाँ पर। तो ये वाली इक्वेशन ऑटोमेटिक प्रूव होगी कि जब ये इक्वल हैं तो इसके इक्वल एफ डैश है और इसके इक्वल क्या है, डी पी डैश अपॉन डी टी है। तो मतलब कि ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू डी पी डैश अपॉन डी टी होगा इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो भी क्या रहे, सॉरी जो सेकंड लॉ है मोशन का, सेकंड लॉ ये भी क्या रहता है यहाँ पर, इनवेरिएंट रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ये वाला जो नियम है। अब आप कहोगे कि सर आप रफ से कैसे करवा रहे हो, कोई नहीं, इसके नोट्स आपको प्रॉपर मैं बना के दे दूंगा, एक बार आप ऐसे ही समझ लो इसको, ठीक है बच्चों, समझ आई बात। अब तीसरा जो लॉ आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये अपने को क्या कहता है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर आपके समझ आ जाएगा, ठीक है। ओनली थर्ड लॉ यहाँ तक रखते हैं ताकि आपको पूरा दिखता रहे ये वाला। तो अब देखो इसमें थर्ड लॉ जो आता है, थर्ड लॉ ये क्या कहता है, ये होता है एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन लॉ, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ये अपने को लॉ कहता है कि अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगा रहा है F12 वेक्टर, तो दूसरा भी बिल्कुल F21 वेक्टर इसकी इक्वल फोर्स लगाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। डायरेक्शन के कारण, दिशा के कारण यहाँ पर माइनस का साइन आता है कि मान लो यहाँ पर एक दीवार है, ये कोई दीवार है, ठीक है, और इस दीवार को यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और ये इस दीवार को धक्का लगा रहा है, तो ये जो फोर्स लगाएगा F12 लगाएगा दीवार पर। अब दीवार भी इस पर वापस क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, वो F21 वेक्टर होगा, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि ये फोर्स अगर इधर लगेगा F12 तो F21 क्या होगा, इस साइड लगेगा। तो इस कारण दोनों फोर्स होंगे बराबर। अगर मान लो ये बंदा 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो दीवार भी इस पे 5 न्यूटन का ही लगाएगी, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर ये ऐसे तो फिर क्या होगा, टोटल फोर्स जीरो हो गया यहाँ पर, टोटल फोर्स जीरो। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी चलो आपको आंसर दे देता हूँ, मेरे से 11वीं में भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि न्यूटन के लॉ में कि मान लो जैसे कोई वस्तु, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर कोई पर्सन है यानी बंदा खड़ा है यहाँ पर, ये 5 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा रहा है और ये जो बॉक्स है इस बंदे पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखते हो कि जब आप किसी पर फोर्स लगाते हो तो वो उसको गति देता है, यानी ये मोशन में आ जाता है, बॉक्स बॉक्स मोशन करेगा, ठीक है। कई बच्चे अब पता क्या सवाल करते हैं, वो करते हैं कि सर 5 न्यूटन ये है और माइनस का 5 न्यूटन दूसरा लग रहा है, टोटल फोर्स तो इस पे जीरो हो गया, तो सर ये गति कैसे करेगा, मोशन कैसे करेगा। आपके सामने भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप सोचो इस वीडियो को रोक के यहाँ पर कि ये मोशन करेगा कैसे। तो यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है बच्चों, समझने वाली चीज यहाँ पर ये है, देखो कंफ्यूजन कहाँ पर क्रिएट होता है, कंफ्यूजन यहाँ पर ये क्रिएट होता है। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई ना। अब देखो कि देखो ये वाला ऑब्जेक्ट, इस वाले ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स ये वाला बंदा इस साइड लगा रहा है, 5 न्यूटन ये वाला फोर्स इस पर लग रहा है ना, 5 न्यूटन का फोर्स। अब अगर मान लो एक बंदा इधर से इसी बॉक्स पर 5 न्यूटन का और लगा दे, तो अब दोनों फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन है, यहां पर टोटल फोर्स जो बॉक्स पर लग रहा है, बॉक्स पर टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो जब ये बंदा ओनली
ओनली बंदा ये वाला इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो ये बॉक्स अब बंदे पर लगा रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है ना। तो अब देखो बॉक्स पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, बॉक्स पर नेट फोर्स तो 5 न्यूटन ही लग रहा है। ये तो इस पूरे सिस्टम का आप जोड़ के जीरो कर देते हो, क्योंकि ये दूसरा जो 5 न्यूटन है ना, ये बॉक्स लगा रहा है। बॉक्स किस पर लगा रहा है, आदमी पर लगा रहा है। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में क्या था कि यहां पर जो ये वाला फोर्स था, ये भी बॉक्स पर लग रहा है, और ये वाला फोर्स है, ये भी बॉक्स पर लग रहा है। यानी एक ही ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। तो इस कारण क्या है, नेट यहां पर आप जीरो ले लेते हो। लेकिन इस कंडीशन में ये वाला 5 न्यूटन का फोर्स है, ये तो आदमी लगा रहा है, ये आदमी किस पे लगा रहा है, बॉक्स पर लगा रहा है। लेकिन ये वाला जो 5 न्यूटन है, ये बॉक्स लगा रहा है आदमी पर। अलग अलग चीजें होगी ना, यहाँ तो बॉक्स पर ही लग रहे हैं दोनों फोर्स, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चीजें एक दूसरे पर लगा रही हैं, तो तभी यहाँ पर अपने क्या है बच्चों, जीरो नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे बच्चे 11वीं क्लास में एक क्वेश्चन मेरे से किया था, तभी मेरे याद आ गया। चलो आपके भी कई अगर बच्चों को कंफ्यूजन हो, वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो सारे, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी चलो आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये क्वेश्चन बता दिया। तो अब ये कह रहा है कि F12 न्यूटन और F21 न्यूटन ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल होते हैं, ये अपने को एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। अब ये अगर फोर्स एस फ्रेम में है, तो ये वाला जो लॉ है, तीसरा नियम है, ये एस डैश फ्रेम में भी वैलिड होगा, अगर वहां पर जो फोर्स है F12 डैश और F21 डैश ये दोनों क्या हो, ऐसे इक्वल आ जाए तो, ठीक है। अब आपको पता है कि बाय गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ फोर्स, इनवेरियंस ऑफ फोर्स, गैलीलियन बल की निश्चरता से, कि जो आपका F12 वेक्टर है वो आपका F12 डैश वेक्टर के इक्वल होगा। ये अपने को पता है, क्योंकि ये एस फ्रेम में और एस डैश में है, फोर्स दोनों फ्रेम में बराबर होते हैं। और एक आपको ये भी पता है कि F21 वेक्टर है जो, वो आपका F21 डैश के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इस F12 जो आपका, सॉरी, अपने को ये वाली चीज तो प्रूव करनी है, यहाँ पर ये वाली चीज क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो अब देखो ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, तो आप बी और सी से F12 और F21 इन दोनों की वैल्यू पुट करो, तो F12 की वैल्यू क्या है, F12 डैश है, तो F12 डैश वेक्टर इज इक्वल टू, अब F21 की वैल्यू क्या है, F21 डैश है, तो F21 डैश, और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी यहाँ पर, तो यही चीज प्रूव हो गई है। तो बी और सी से आपको वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बी और सी इक्वेशन से ए में पुट कर देनी पड़ेगी। तो आपका जो थर्ड लॉ है ये भी क्या रहता है बच्चों, इनवेरिएंट रहता है, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें। कहने का मतलब ये है, तीनों का रिजल्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप कह सकते हो कि न्यूटन के जो तीनों लॉज ऑफ मोशन है, तीनों गति के नियम हैं, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण में इनवेरिएंट या निश्चर या अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। उसमें नो चेंज रहता है, कि जैसा एक फ्रेम में फोर्स, सॉरी, लॉ रहेगा, अगर मान लो एक फ्रेम से खड़ा हुआ व्यक्ति किसी को देख रहा है, उसके लिए जो न्यूटन का लॉ रहेगा वही दूसरे फ्रेम में, चाहे दूसरा फ्रेम मोशन में हो, चाहे रुका हुआ हो, चाहे जैसा मर्जी हो, जो आपके लॉ हैं ये वैसे के वैसे रहेंगे, वैलिड रहेंगे, अगर आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ आई। तो तीनों ही लॉज जो अपने पढ़े हैं, तीनों में ही एक ही चीज काम में आ रही है, F इज इक्वल टू एफ डैश, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ डैश वेक्टर। यानी दोनों जो फ्रेम होते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपका बल है, फोर्स है, उस वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज रहता है। समझ आई बात। तो अगर मैं देखो आपको बताना भी चाहूँ यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर अगर आपको मैं प्रीवियस, कई बार इक्वेशन बच्चों की याद नहीं होती, वो सोचते हैं कि पता नहीं सर ने ये इक्वेशन कहाँ से करवा दी, तो मैं आपको यहाँ पर ये पेज ओपन करके दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये आपने किया था पहले, तो इसमें पहले वेलोसिटी आपने निकाली थी, फिर त्वरण का, त्वरण सेम रहता है, त्वरण की गैलीलियन निश्चरता, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ एक्सेलरेशन, और बल का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, तो इसमें भी बल की गैलीलियन निश्चरता, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ फोर्स, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर यूज हो रही है बच्चों सबसे ज्यादा,
ठीक है ना। तो इस कारण ये इक्वेशन यूज करके और अपने तीनों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो अपने यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो आज पसंद आई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। और जो मैंने एक आपको नई चीज़ यहाँ पर बताई है, वैसे तो आपको पता ही होगी थर्ड लॉ में कि टोटल फोर्स जीरो क्यों नहीं होता, वो भी क्लियर हो गया होगा आपके। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।